नमस्ते एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपने चैनल की शुरुआत जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ये रिकैप मैं एनिमे वॉचर्स के लिए कर रही हूँ जो मांगा नहीं पढ़ते, सो काइंडली मांगा रीडर्स यहाँ शोखिया जाते हुए मत आइएगा। एपिसोड शुरू करने से पहले मैंने अपने चैनल पर न्यू कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन और कलिंग गेम के रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, तो काइंडली पहले आप उन्हें जरूर चेकआउट कर लेना। एपिसोड रिकैप करने से पहले सीजन 2 की एंडिंग को जल्द से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि सीजन 3 वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो सीजन 2 के एंड पे केंजाकू ने सेगुरो गेटो की बॉडी यूज करके गोजो को रास्ते से हटाने के लिए प्रिजन रेल में सील कर दिया था और एक मैसिव कर्स्ड एनर्जी की वेव रिलीज की थी, जिससे पूरे जापान के लोग सोर्सर बन गए थे और कर्स्ड स्पिरिट्स ने जापान में तहलका मचा दिया था। इन सब का मकसद ये था ताकि वो कलिंग गेम को इंट्रोड्यूस करवा सके, जिसके तहत तमाम लोग इसका हिस्सा बनकर वीक लोगों को एलिमिनेट कर सके, सो दे कैन राइज एज अ ट्रूली स्ट्रॉन्ग नेशन। इस सब की वजह से जुजुत्सु हायर अप्स ने गोजो को ट्रेटर बोलकर उसकी अथॉरिटी नलिफाई कर दी, इवन दो ही वाज ट्रैप्ड। जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल को सजाए मौत हो गई और यूजी को शिबुया इंसिडेंट का वाहिद दोषी ठहराते हुए उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास कर दिया, इवन दो शिबुया की तबाही यूजी ने नहीं बल्कि उसके अंदर रहने वाली सुकुना ने की थी। तो चलिए फाइनली एपिसोड 1 के रिकैप की तरफ आते हैं। सीजन 3 की फर्स्ट एपिसोड यूजी से कंटिन्यू होती है, जो कि बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी कर्स स्पिरिट से लड़ रहा होता है। वो अपने खून से भरे हाथ धोकर कर्स स्पिरिट से लड़ने को शहर में अकेले निकलता है। यहाँ उसका सामना रिका चैन से होता है, जो कि यूटा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी किसी जमाने में, लेकिन फिलहाल वो मर चुकी है और मरने के बाद एक खूनखार कर्स स्पिरिट बन चुकी है, जिसका वाहिद मकसद है यूटा को प्रोटेक्ट करना। तो फिलहाल रिका यूजी को पकड़कर यूटा के हवाले करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जुजुत्सु हायर अप्स ने यूटा को यूजी का एक्सिक्यूशनर बनाकर भेजा है। दूसरी तरफ हमें ज़ेनिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां से माकी, उसकी जुड़वा बहन माई और टोजी भागे हुए हैं। सिंस क्लैन का एल्डर शिबुया इंसिडेंट में मारा गया था, क्लैन के एल्डर्स ये तय करते हुए दिखाई देते हैं कि क्लैन का नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा। इन्हीं सब में हमें नाया दिखाया जाता है, जो कि टोजी का कजन है और एक बहुत ही मगरूर और घमंड इंसान है। उसे लगता है कि उसके एल्डर्स किसी काम के नहीं है और क्लैन को लीड करने के काबिल नहीं है। वो चाहता है कि वो नेक्स्ट लीडर बन जाए, मगर एल्डर्स डिसाइड करते हैं टू ब्रिंग मेगुमी बैक होम एंड मेक हिम द नेक्स्ट क्लैन लीडर। ये सुनकर नाया की ईगो इतनी हर्ट होती है कि वो मेगुमी को कत्ल करने की ठान लेता है और साथ ही साथ यूजी की भी, ताकि वो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स का फेवर गेन कर सके। अब सीन्स कुछ टाइम पहले की तरफ जाते हैं। यूजी चोसो से बातें करते दिखाई देता है। सिंस चोसो को मालूम पड़ गया था कि यूजी उसका भाई है इन सीजन 2, वो उसे अब कोई बुक्स नहीं रखता बल्कि उसे भाइयों की तरह ट्रीट करता है। यूजी उसे फिक्रमंद होकर बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के दौरान सुकुना ने मेगुमी को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था, क्योंकि वो कुछ नया इविल प्लान बना रहा है जिसमें उसे मेगुमी की जरूरत है। यूजी चोसो को बताता है कि वो बस इतना ही सुन पाया, जिसके बाद सुकुना ने उसे अपने वश में कर लिया और शिबुया इंसिडेंट में हल्ला बोल दिया, जबकि यूजी अपनी ही सबकॉन्शियसनेस में ट्रैप हो गया। अब दोनों भाई बाहर निकलते हैं टू फाइट सम कर्स्ड स्पिरिट्स, ये ठान कर कि वो जापान को स्पिरिट फ्री बना देंगे विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। व्हाइल एलिमिनेटिंग द कर्स्ड स्पिरिट्स, इनका सामना नाया से होता है, जो कि इनसे मेगुमी का पूछता है। नाया अचानक से चोसो से लड़ाई करता है, जिसके दौरान वो अपने बाल फिक्स करके शोखियां मारता है। जल्द ही यूटा अपनी एंट्री मारता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। नाया यूजी को खुद कत्ल करना चाहता था, मगर यूटा को देखकर ही चेंजेस हिज प्लान्स एंड लेट्स यूटा गेट अवे। यूटा और यूजी दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब नाया और चोसो एक दूसरे की कर्स टेक्निक से वाकिफ होते हैं लड़ाई के दौरान, जबकि यूटा यूजी को मारने की धमकी देता है। यूजी को समझ नहीं आती इस बात की, क्योंकि वो गोजो के मुंह से यूटा की बहुत तारीफें सुन चुका था। सिंस यूजी हैज बीन थ्रू हेल, वो यूटा के सामने कमजोर पड़ता है। हमें थोड़ी देर के लिए गोजो भी दिखाई देता है, जो कि यूटा की पास्ट मेमोरी की फ्लैशबैक में आता है, उसको उसकी टेक्निक परफेक्ट करने पर लेक्चर देते हुए। तो इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर होती है, जब यूटा रिका को रिलीज करता है और उसकी मदद लेते हुए यूजी को कत्ल करता है। एपिसोड 1 जुजुत्सु काइसेन की रीसेंट मूवी की एंडिंग से कंटिन्यू होता है, जहां हमें यूटा यूजी को अपने कर्स्ड ब्लेड से कत्ल करते दिखाई देता है। दूसरी
दूसरी तरफ हमें नाओई दिखाया जाता है फ्रॉम द जेनिन क्लैन। जी हाँ, अपने बड़े भाई टोजी का कजन जो कि नहायत ही खड़ूस किस्म का आदमी है। वो फिलहाल चोसो से लड़ाई करता दिखाई देता है बिकॉज ही इज आफ्टर यूजी एंड एवरीवन एल्स, जो कि उसके जेनिन क्लैन का लीडर बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। चोसो एंड नाओई लड़ाई रोककर थोड़ी बातचीत भी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि नाओई अपने बड़े भाइयों की कदर नहीं करता और उन्हें लूजर समझता है फॉर फेलिंग देयर क्लैन। चोसो उसे करेक्ट करते हुए ये कहता है कि बड़े भाई ही छोटों को रास्ता दिखाते हैं, अगर वो किसी जगह फेल होते हैं तो उसके छोटे भाई वो रास्ता नहीं चुनते, जो कि बहुत सेंस बनाता है। छोटे अपने बड़ों को देखकर अपने आप को फेलियर से बचा सकते हैं और उनकी सक्सेस से इंस्पायर होकर अपने कदम मजीद सक्सेस की तरफ बढ़ा सकते हैं। मूविंग ऑन, चोसो अपना सारा ब्लड बाहर निकाल लेता है टू ट्रैप नाओई, जो कि हैरान हो जाता है कि चोसो मरा क्यों नहीं अपना सारा ब्लड जाया करने के बावजूद। इन दी एंड चोसो उसका गेम बजा देता है बाय पॉइजनिंग हिज ब्लड एंड फ्रीजिंग नाओई इन इट। जब नाओई पर पॉइजन का असर होने लगता है, यूटा ओरा फार्मिंग करते हुए यूजी की डेड बॉडी को घसीटते हुए चोसो के पास से गुजरता है और उसे एक चमाट लगाकर साइड पर हटाता है। वो नाओई की हालत का फायदा उठाते हुए ये नेगोशिएट करता है कि अगर वो यूजी की डेथ की कंफर्मेशन एल्डर्स को देता है तो उसके बदले यूटा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे रिवाइव कर सकता है और मरने से बचा सकता है। नाओई एकदम से मान जाता है। दूसरी तरफ हमें यूजी की सबकॉन्शियसनेस दिखाई जाती है। उसकी पैदाइश पर वो अपने पिता जिन इतादोरी को देखता है, जो कि यूजी के ग्रैंडफादर को समझा रहा होता है कि अनाप शनाप मत बकें क्योंकि बच्चों को ये बातें याद रह जाती हैं। जिन का पिता फिर भी उसकी फिक्र करते हुए बोलता है कि वो जानता है जिन को औलाद चाहिए थी, मगर ये तरीका गलत है क्योंकि उसकी बीवी तो मर चुकी है। उसी समय हमें यूजी की माता दिखाई देती है जिनका नाम काओरी है, मगर उसके माथे पर सेम गेटो वाले स्कार्स दिखाई देते हैं जो कि प्रूव करते हैं कि काओरी की बॉडी केंजाकू के वश में है। करंटली यूजी को फाइनली होश आता है और वो अपने आप को सुनसान जगह पर पाता है। वो अपने सामने यूटा को देखता है जो कि यूजी को जिंदा देखकर खुशी से झूम उठता है। वो उसे टेम्पररी कत्ल करने के लिए माफी मांगता है और क्लैरिफाई करता है कि वो यूजी के लिए थ्रेट नहीं है क्योंकि सील होने से पहले उनके उस्ताद जी गोजो ने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी टू लुक आफ्टर हिज जूनियर्स फ्रॉम जुजुत्सु हाई। यूटा मजीद यूजी की कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसे समझाता है कि उसने कैसे रिवर्स कर्स टेक्निक से उसका हार्ट फौरी तौर पर रिवाइव कर दिया था, जिसके बाद उसने नाओई के आगे यूजी को कत्ल करने का ढोंग रचा ताकि एल्डर्स किसी और एग्जीक्यूशनर को ना भेजें यूजी को कत्ल करने के लिए फॉर द रोल ही प्लेड इन शिबुया इंसिडेंट सीजन 2। पॉइंट आउट करता है कि यूजी अपनी डेथ एक दफा पहले भी फेक कर चुका है, इसलिए उसे यूजी को कत्ल करने से पहले अंदाजा था कि सुकुना की प्रेजेंस से वो फिर अपने आप को रिवाइव कर लेगा। यहाँ यूजी यूटा को बताता है कि उसे सुकुना की फिंगर्स फोर्स फीड की गई थी, जिसकी वजह से सुकुना ने उसे ओवर पावर करते हुए शिबुया में गुल खिलाए। जल्द ही मेगुमी आता है वहाँ पर यूजी को जुजुत्सु हाई वापस ले जाने के लिए। यूजी उसे देखते साथ ही शिबुया इंसिडेंट पर रिफ्लेक्ट करता है और अपने आप को बचाना अनवर्दी समझता है। मेगुमी उसे समझाता है कि शिबुया इंसिडेंट में उसकी गलती भी थी फॉर समनिंग जनरल महारागा, मगर यूजी स्टिल शिबुया इंसिडेंट में मारे जाने वाले लोगों की दोषी अपने आप को ही ठहराता है। मेगुमी यूजी को पास्ट भूल जाने को कहता है। वो जाने से पहले यूजी को बताता है कि नोरितोशी कामो ने कलिंग गेम आर्क को इन मोशन रख दिया है और उसे इसमें सर्वाइव करने के लिए यूजी की मदद चाहिए होगी। स्क्रीन पर थोड़े समय के लिए कलिंग गेम्स के रूल्स शो होते हैं। अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे उनकी एक सेपरेट से वीडियो है जहाँ से आप रूल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। सेकेंडली, अब नोरितोशी कौन है इसका हमें आगे ही पता चलेगा, सिंस ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ एनिमे व्यूअर्स के लिए है जो कि मांगा से वाकिफ नहीं है। बैक टू द एपिसोड, चोसो अचानक से एंट्री मारता है। Together they plan to have a word with Tengen Sama, जो कि जुजुत्सु हाई को कंसीलमेंट बैरियर्स प्रोवाइड करके उसे प्रोटेक्ट करता है। However, उसे ढूंढना इतना आसान नहीं सिंस उसने अपने आप को छुपाया हुआ है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, टेंगन to this day has hid himself in the tombs of the Star Corridor, जो कि one of the 1000 secret doors में पीछे छुपा हुआ है। अब ये बॉयज जुजुत्सु हाई जाते हैं जहाँ ये लोग यूकी और माकी से मिलते हैं। माकी को जोगो ने जला डाला था ड्यूरिंग शिबुया इंसिडेंट, जिसकी वजह से शी इज बैटलिंग विद बर्न स्कार्स ऑल ओवर हर बॉडी एंड शॉर्ट हेयर। माकी चोसो को नहीं पहचानती, सो यूजी उसे अपना बड़ा भाई बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे चोसो को बहुत फख्र महसूस होता है बिकॉज ही लव्स टू बी द फैमिली गाय। चोसो फाइनली सबको बताता है कि उसके 9 भाइयों के अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो सीक्रेट डोर्स में लॉक्ड हुए हैं जिनको वो सेंस कर सकता है। उनको सेंस करके वो लोग टेंगन तक पहुंच सकते हैं। बगैर वक्त वेस्ट किए वो सब हिडन डोर्स की ओर चल देते हैं, जहाँ चोसो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए पीछे रह जाता है और बाकी सब लोग उस जगह से गुजर
गुजरते हैं जहां 12 साल पहले टोजी ने आमानाई को गोली मारी थी, जो कि टेंगन का स्टार प्लाज्मा वेसल थी, जिसमें टेंगन अपनी सोल को ट्रांसफर करके अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ही रखना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो हर 500 साल में अपने आप को एक न्यू ह्यूमन वेसल में ट्रांसफर ना कर सके तो वो एक पावरफुल एंटिटी लाइक द ब्रेन पैरासाइट केंजाकू बन सकता है। और टेंगन को इस बात का डर है कि वो पावरफुल एंटिटी बनकर जुजुत्सु हाई को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एनीवेज, बैक टू द एपिसोड। यूकी सबको लीड करते हुए एक व्हाइट हॉल में पहुंचती है जहां टेंगन अपने आप को फाइनली रिवील करता है, ओनली बिकॉज यूकी उसे बताती है कि गोजो को सील कर दिया गया है इन प्रिजन realm। तो यहाँ हमारी फर्स्ट एपिसोड खत्म होती है। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि यूकी सब बच्चों के साथ टेंगन को समन कर लेती है इन द बैरियर्स ऑफ हिज टूम्ब ऑफ द स्टार। टेंगन सबको उनकी सोर्सर स्पेशलिटी और ओरिजिन से पुकारकर उन्हें वेलकम करता है इंस्टेड ऑफ सेइंग देयर रियल नेम्स। यूकी को ये बात अजीब लगती है कि टेंगन ने यूकी को नहीं वेलकम किया, तो टेंगन अपने इरादे से बताता है कि वो श्योर नहीं था कि लास्ट टाइम उसे लगा कि यूगी सिगुरु और केंजाकू के साथ काम कर रही हैं, मगर सिंस इट्स कंफर्म कि यूकी यूजी लोगों के साथ है तो टेंगन उसे भी वेलकम कर ही लेता है। अब बच्चे सबसे पहले उससे केंजाकू और कलिंग गेम्स का पूछते हैं। मेगमी उससे प्रिजन रैम के बारे में भी पूछता है क्योंकि गोजो वहीं पर सील्ड है। यहाँ टेंगन केंजाकू को नीरोतोशी कामू कह के पुकारता है, जिससे हमें पता चलता है कि नीरोतोशी एक बहुत ही पावरफुल सोर्सर था अपने टाइम का, जिसकी बॉडी केंजाकू ने अपने वश में करके भयानक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए चोसो और उसके भाइयों को जन्म दिया था। उसने यूजी की माँ को भी पोजेस किया हुआ था। यूजी भी उसी का बेटा है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि यूजी और चोसो सगे भाई हैं। सो बैक टू द एपिसोड। टेंगन इन्हें कलिंग गेम्स और केंजाकू के गंदे इरादों से क्लियर करता है, मगर इस सब से पहले वो एक कंडीशन रखता है जिसके मुताबिक उसे 2 बच्चे चाहिए होंगे उसे बैरियर्स के अंदर गार्ड करने के लिए। उटा को शॉक लगता है ये सुनकर, क्योंकि टेंगन तो एक इमोर्टल बीइंग है, उसे क्या जरूरत प्रोटेक्शन की, वो भी उसी के बैरियर्स के अंदर। माकी भी तंज करते हुए दिखाई देती है, जिससे लगता है कि टेंगन को भी गोजो की तरह सील हो जाने का डर है। यूकी भी आवाज उठाती है और साफ साफ इनकार कर देती है उसे गार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो नहीं जानती कि टेंगन को कितने समय के लिए गार्ड करना है। टेंगन सफाई देते हुए अपनी खुद की कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन उससे भी पहले वो केंजाकू के मेन ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि केंजाकू पूरे जापान के लोगों की एवोल्यूशन अपने हाथों करना चाहता है। वो चाहता है कि तमाम लोग स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर्स बन जाएं, इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। जैसा कि हर बंदे को पकड़ पकड़ के इवॉल्व करना बेहद मुश्किल है, केंजाकू इज प्लानिंग टू टेक ओवर टेंगन तक के वो जापान की पॉपुलेशन को टेंगन के साथ एब्जॉर्ब करके एक ही बार में उन सबको इवॉल्व कर दे, क्योंकि जुजुत्सु वर्ल्ड में सिर्फ टेंगन के पास ही ऐसी पावर्स हैं। यूकी उनसे पूछती है कि वो सब हजारों साल पुराने हैं, उन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं फेस किया। टेंगन उन्हें बताता है कि पहले वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही बनकर रहा है और हर 500 साल में सिर्फ एक मर्तबा ही उसका स्टार प्लाज्मा वेसल जन्म लेता है, जिसमें वो अपने आप को ट्रांसफर करता है टू रिमेन ह्यूमन। मगर 12 साल पहले जब उसकी वेसल आमानाई ने जन्म लिया तो टोजी ने उसे मार दिया, जिसकी बदौलत टेंगन अपनी ह्यूमन फॉर्म बरकरार नहीं कर पाया और एक हायर फॉर्म ऑफ कर्स्ट में इवॉल्व हो गया। वो ये भी बताता है कि वो सबको दिखाई जरूर दे रहा है, मगर वो अभी भी छुपा हुआ है, यानी कि वो एक टाइम पर मल्टीपल जगह एग्जिस्ट कर सकता है। अब टेंगन बताता है कि उसकी इसी कमजोरी की वजह से केंजाकू उस पर हमला कर सकता है। सिंस केंजाकू अभी सुगुरु के शरीर में है, वो उसकी कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के जरिए टेंगन को एक कर्स की तरह इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो केंजाकू को टेंगन के बैरियर टेक्निक्स मिल जाएंगे, जो पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड की फाउंडेशन है। ऐसा ना हो इसलिए टेंगन को 2 लोगों की जरूरत है जो उसे एट ऑल टाइम्स प्रोटेक्ट करें। ये बात सबको वैलिड लगती है और ये सुनते ही यूकी और चोसो उसके साथ रुकने और उसकी गार्डिंग करने के लिए वॉलंटियर करते हैं, जबकि बाकी लोग कलिंग गेम से रिलेटेड मिशंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आगे कलिंग गेम्स के रूल्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको रूल्स को डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पर उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से उसके रूल्स का अंदाजा हो जाएगा। बैक इन द एपिसोड, टेंगन उन सबको समझाता है कि कलिंग गेम एक बहुत ही बड़ी जुजुत्सु रिचुअल है जो जापान भर में 10 बैरियर डिफाइंड कॉलोनीज के जरिए चल रही है, यानी कि सब कॉलोनीज को केंजाकू ने बैरियर्स के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करे तो सीधा मारा जाएगा। इस गेम में सिर्फ करंट सोर्सरर्स ही नहीं बल्कि पुराने जमाने के सोर्सरर्स भी शामिल हैं, जो कि नए शरीर में जन्म लेकर आए हैं। साथ ही वो सिविलियंस भी शामिल हैं जिन्हें जबरदस्ती कर्स यूजर्स बना दिया गया बाय केंजाकू, जिसने सुगुरु की बॉडी में उसकी
की कर्स टेक्निक का उपयोग करते हुए सब नॉन सोर्सरर्स को सोर्सर बना दिया था इन द एंड ऑफ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। टेंगन ये क्लियर करता है कि कलिंग गेम केंजाकू से अलग और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है। अगर केंजाकू को मार भी दिया जाए तब भी गेम खुद ब खुद खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बाइंडिंग वाउस और रूल्स पर बेस्ड है जो बैरियर्स के अंदर परमानेंटली सेट किए गए हैं। गेम रूल्स सुनते हुए यूजी लोग गेम मास्टर का पूछते हैं तो टेंगन उन्हें बताता है कि गेम मास्टर्स का इंटरफेस एक कोगानी नाम का शिकिगामी है जो सब पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि केंजाकू ने इस तरह से गेम मोशन में सेट की है कि जिससे ये साबित हो जाता है कि गेम ही गेम मास्टर के तौर पर पार्टिसिपेंट्स को सर्व की जा रही है। इसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स को लड़ना होगा, दूसरों को मारकर पॉइंट्स अर्न करने होंगे और अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता या पार्टिसिपेट करके पॉइंट्स नहीं बनाता तो उसे मौत की सजा मिलेगी। इस गेम का मकसद बिला वजह की मार कुटाई या एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि तमाम जापान के स्केल पर कर्स्ड एनर्जी बनाना और उसे प्योरीफाई करना है। इसके बाद बात होती है कि कलिंग गेम को कैसे रोका जा सकता है। टेंगन बताता है कि गेम को रोकने के सिर्फ 2 ही रियलिस्टिक तरीके हैं। वो पहला लूप होल ये ढूंढता है कि गेम को खेला जाए, उसमें 100 लोगों को कत्ल करके 100 पॉइंट्स जमा किए जाएं और उन पॉइंट्स का यूज करके नए रूल्स ऐड किए जाएं जो सिस्टम को अंदर से तोड़ सकते हैं। ये सुनते ही यूजी दुखी हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सुकुना के कत्ल किए हुए लोगों के लिए गिल्टी फील करता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सातोरू गोजो को प्रिजन रेल्म से बाहर निकाला जाए, क्योंकि गोजो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो खुद ही पूरे सिस्टम को ओवरपावर कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। पूरी एपिसोड में बार बार यही बताया गया है कि गोजो 12 साल पहले प्रिजन रेल्म में सील हुआ था, जबकि यूजी और बाकी सब स्टूडेंट्स 12 साल पहले भी उतनी ही एज के थे जितने के वो आज हैं। ये सब कैसे हुआ, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ। तो अगर आपको इसका कुछ मालूम है तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ प्रिजन रेल्म, टेंगन यूजी लोगों को प्रिजन रेल्म की बैक साइड ऑफर करता है, मगर ये वार्न करता है कि इसको खोलना बेहद मुश्किल है। रन को खोलने का एक ही तरीका है और वो है इसकी कर्स्ड एनर्जी को नलीफाई या रिवर्स कर दिया जाए। और ये सब करने के लिए आज तक 2 ही कर्स्ड टूल्स बनाए गए थे, ब्लैक रोप एंड इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन, जो कि गोजो अपनी पिछली बैटल्स में पहले ही तबाह कर चुका है। ये सुनते ही मेगुमी गुस्से से भड़क जाता है। यूटा भी हंसते हुए बताता है कि उसके मेंटोर मिगेल की ब्लैक रोप गोजो ने ही तबाह कर दी थी और उसे मिगेल के साथ अफ्रीका भेजा था टू फाइंड सम मोर, मगर उन्हें वो रोप नहीं मिली। हमें थोड़ी देर के लिए शोको भी दिखाई देती है जो कि गेम के रूल्स को समझते हुए नजर आती है, और शोको वही है जो गोजो और सुकुरु की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब प्रिजन रन ओपन करने का सिर्फ एक ही चांस है उनके पास, और टेंगन बताता है कि उसके लिए उन्हें एंजल की मदद लेनी होगी। एंजल एक बहुत ही पुरानी सोर्सर है जो कि अपनी कर्स टेक्निक के जरिए दूसरी कर्स टेक्निक्स को नलीफाई या रिवर्स कर सकती है। फिलहाल टेंगन बताता है कि एंजल एक नए शरीर में जन्म लेकर कलिंग गेम का हिस्सा बन चुकी है और इन सबको गेम में पार्टिसिपेट करके उसे ढूंढना होगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में काफी नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आपको उनकी डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सीजन 3 में इंट्रोड्यूस होने वाले सब कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। ये सब क्लियर होने के बाद ग्रुप अपना प्लान बनाना शुरू करता है। माकी डिसाइड करती है कि वो जेनिन क्लैन स्टेट जाएगी ताकि पावरफुल कर्स टूल्स वापस ले आ सके जो कलिंग गेम के बैटल्स के लिए बहुत जरूरी होंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब गोजो 12 साल पहले सील हुआ था, जुजुत्सु हाई के तमाम कर्स टूल्स और वेपन्स जेनिन क्लैन ने जब्त कर लिए थे, जो कि माकी अब वापस लेने जा रही है। और यहाँ से यूजी को पता चलता है कि जेनिन क्लैन ने मेगुमी को अपना नया लीडर चुना है, जिससे वो हैरान होता है। पर मेगुमी इतना सरप्राइजिंग एक्ट नहीं करता, वो चिल एक्ट करता है और यूजी को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब यूटा अकेला कलिंग गेम में एंटर करने का फैसला करता है ताकि इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, पॉइंट्स कमा सके और शायद एंजल को ढूंढ सके। यूजी और मेगुमी को किंजी हाकारी को ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो कि एक सस्पेंडेड 3rd ईयर जुजुत्सु हाई स्टूडेंट है और जिसका कर्स टेक्निक गेम के अंदर काफी यूजफुल हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही फनी सीन दिखाया जाता है। यूजी को डर लगता है कि वो मेगुमी के साथ अकेला जा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि सुकुना दोबारा उसकी बॉडी को पोजेस करके मेगुमी को अपने काम के लिए इस्तेमाल ना कर ले कहीं। इसीलिए उसने यूटा से प्रॉमिस किया था कि अगर उसमें सुकुना आए तो यूटा उसका कत्ल कर दे। मगर सिंस यूटा अपने प्लान की तरफ जा रहा है तो यूजी को डर है कि वो कहीं सुकुना के थ्रू मेगुमी को कत्ल ना कर दे, मगर मेगुमी इज रेडी टू डाई, वो ऐसा बोल भी देता है। तो दोस्तों एपिसोड के एंड में यूजी का ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है अपने अपने मिशन के लिए। अब कलिंग गेम पूरी तरह एक्सप्लेन हो चुकी है, उसके रूल्स क्लियर हैं और ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, जो कि कॉलोनीज के अंदर सर्वाइव करना, रूल्स को मैनिपुलेट
एनिहिलेट करना, एंजल को ढूंढना, गोजो को फ्री करना है। ये एपिसोड पूरे आर्क का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है, केंजाकू के प्लान को क्लियरली डिफाइन करता है और हर कैरेक्टर के फ्यूचर पाथ को सेटअप करता है। एपिसोड 4 की ओपनिंग होती है माकी से, जो कि सालों बाद अपने क्लैन के मेन हाउस जा पहुंचती है टू रिट्रीव द कर्स्ड टूल्स हर क्लैन स्टोर इन गोजो's एब्सेंस। उसका सामना सबसे पहले नाया से होता है, जो तुरंत उसे पहचान लेता है। माकी को ये देख के हैरानगी होती है कि नाया उसे उसके चेहरे से पहचानता है, ना कि उसकी बैक साइड से। सिंस ही इज अ मिसोजिनिस्ट, जो कि लड़कियों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, तो वो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और ये सजेस्ट करता है कि वो यूटा और मैगमी के साय में कायम रहे, क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि ना ही उसके पास कोई कर्स एनर्जी है और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं बची, क्योंकि वो जल गई थी। तो इसलिए वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अब वो किसी काम की नहीं रही। इसके साथ साथ ही वो उसे याद दिलाता है कि कैसे वो उसे बचपन में बुली किया करता था। इससे पहले वो उसे दोबारा बुली करे, माकी आगे को बढ़ जाती है और उसकी बातों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना कर्स ब्लेड हाथ में थामे कर्स टूल्स के हॉल की ओर बढ़ती है, जहाँ एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर माकी उसकी एक नहीं सुनती। इससे पहले औरत की शक्ल दिखे सीन्स पास्ट की एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें माकी मेगुमी से बात करते दिखाई देती है। वो उसे साफ साफ बताती है कि क्लैन का लीडर नाओबिता ज़ेनिन लास्ट टाइम उसी के साथ था शिबुया इंसिडेंट में, और उसकी यही इच्छा थी कि क्लैन का नेक्स्ट लीडर मेगुमी बने और उसके तमाम टूल्स और ट्रेजर्स मेगुमी ही पोजेस करे। मेगुमी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता और वो माकी को परमिशन दे देता है टू बिकम द नेक्स्ट क्लैन लीडर, सिंस माकी और उसकी जुड़वा बहन माई की एक ही इच्छा थी, क्लैन को लीड करना। माकी क्रिटिकल थिंकिंग करते दिखाई देती है। उसका मानना है कि वो भी क्लैन को लीड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई हु ऑल्सो वांट्स टू लीड द क्लैन। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि माकी को और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही रोक रही है हॉल में जाने से। उसकी माँ क्लैन में रहते हुए एक काम वाली नौकरानी बनकर रह गई है, ये उसके लिबास से ही जाहिर होता है। दूसरी तरफ हमें माकी के अंकल्स नाया और जिनीची दिखाए जाते हैं, जो कि क्लैन के फ्यूचर की बातें करते दिखाई देते हैं। जिनीची ये मानता है कि अगर मेगुमी को क्लैन का लीडर बना दें तो वो जापान की 3 मेन क्लैन्स में अपना स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि मेगुमी के उन क्लैन लीडर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन मेन फैमिलीज में ज़ेनिन क्लैन, गोजो क्लैन एंड कामो क्लैन है। गोजो तो जैसे मेगुमी का दूसरा पिता था, और कामो क्लैन की बात की जाए तो उसका नेक्स्ट लीडर अपने बाप के बाद चोसो खुद है, विच एक्सप्लेन्स के कैसे मेन क्लैन्स मेगुमी को लीडर बनता देखकर ज़ेनिन क्लैन को फौरन से अपना इक्वल एक्सेप्ट कर लेंगे। नाया एकदम से चौंक जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसे लगता था सब उसके नेक्स्ट लीडर बनने के फेवर में है। जिनीची फौरन से अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, ये बोलते हुए कि सिंस जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने ये लॉ पास किया है कि अगर कोई गोजो को उसकी सील से आजाद करने की कोशिश करे तो वो जुजुत्सु वर्ल्ड का गद्दार माना जाएगा। लिहाजा जिनीची प्रपोज करता है कि क्यों ना एक तीर से 3 शिकार करें और मेगुमी, माकी और माई को गद्दार एक्यूज करके उनका कत्ल कर दें, ताकि वो जुजुत्सु हेडक्वार्टर का फेवर गेन कर सकें। और वैसे भी ये बात सच है कि वो गोजो को आजाद करने के चक्रों में है, जो कि इस वक्त जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में एक क्राइम समझा जाता है। दूसरी तरफ माकी फाइनली हॉल में पहुंचती है, जहां उसके पिता ओगी ज़ेनिन पहले से ही उसके इंतजार में खड़े होते हैं। माकी एकदम शॉक में चली जाती है टू सी माई बीटन अप ऑन द ग्राउंड इन ओगीज फीट। जी हाँ, ओगी को अपनी बेटियों से इतनी नफरत है कि वो उनका कत्ल करने तक को तैयार है, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन बेटों को तरजीह देता है, बेटियों को नहीं। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई माकी एंड माई रैन अवे एजेस अगो। माकी उसे अपने ब्लेड से मारने आती है, मगर वो उसको अपने ब्लेड से पहले ही जख्मी करता है। अब यहाँ बहुत ही बुरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ माकी और माई दोनों ही मौत का सामना करते हुए दिखाई देती हैं। ओगी माकी और माई दोनों को घसीटते हुए डंजन की तरफ ले जाता है, और इवन तो उसकी दोनों बेटियां मौत के कुएं में हैं, वो उन्हें बातें सुनाता है कि कैसे उनकी वजह से वो क्लैन का नेक्स्ट लीडर नहीं बन सका और उसका भाई नाओबिता उसकी जगह ले गया, क्योंकि उसने बेटों को जन्म दिया हुआ था। वो अपनी फेलियर्स का सारा इल्जाम अपनी बेटियों पे डालता है। वो उन्हें फाइनली डंजन में फेंकता है, जहाँ उसने लो ग्रेड कर्सेस को कैद कर रखा है। उसे लगता है कि दोनों बेटियों को भूखे कर्सेस खा जाएंगे, इससे पहले कर्सेस उन पर हमला करें। माई होश पकड़ती है और माकी को इस हालत में देखकर रोती है। वो उसे अपनी गोद में रखती है और अपनी सीक्रेट कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो अपने आप को और माकी को उसकी सबकॉन्शियस में ले जाती है, जहाँ दोनों बहनें एक बीच पर सही सलामत दिखाई देती हैं। वो माकी से शेयर करती है कि उसकी कर्स टेक्निक कुछ खास नहीं, इसलिए उसने आज से पहले किसी को बताया नहीं, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। अब वो माकी को चार्ज देती है और बोलती है, बहन जो करना है अब आगे तुमने ही करना है, क्योंकि मैं आगे ही वुंडेड थी और कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने से मेरी मौत के चांसेस मजीद बढ़ गए हैं। वो वहाँ से जाने लगती है, मगर माकी उसको रुकने का बोलती है। माई थोड़े समय के लिए रुककर उसे बोलती है कि ज़ेनिन क्लैन में ट्विंस को वैसे भी बैड लक समझते हैं, जबकि बाकी की दुनिया ट्विंस को एक ही समझती है। इसलिए वो एडवाइस करती है कि माकी उसके हिस्से की लड़ाई करे और पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो उसके हाथ में एक वीट का ग्रेन देकर गायब हो जाती है। उसकी कर्स्ड एनर्जी से माकी वापस जिंदा हो जाती
जाती है, मगर माई को मरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने सारे लो ग्रेड कर्सेस भी आ चुके होते हैं। वो माई और अपना ब्लेड हाथ में लेकर कर्सेस को एक्सरसाइज करने के लिए आगे बढ़ती है। उसके पिता को अचानक से फीलिंग आती है कि सारे कर्सेस को किसी ने एक्सरसाइज कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है। तो वो फौरन से अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है, ये बोलते हुए कि जोन सी भी बेटी ने ये किया है वो उसकी हड्डियों तक को तोड़ डालेगा। इससे पहले वो कुछ करे, माकी उसके सर के ऊपर वाला हिस्सा अपने ब्लेड से काट देती है, जिससे उसकी इंस्टेंट मौत हो जाती है। इसके बाद माकी क्लैन के मेन हाउस की तरफ चल देती है और उसके माइंड में एक ही आवाज होती है और वो होती है माई की, जो उसे बोल रही होती है पूरे क्लैन को तबाह कर दो। अचानक से क्लैन की आर्मी सबको माकी के बारे में अलर्ट करती है, जिसमें क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स और क्लैन की आर्मी का कैप्टन सामने आता है। रिलेशन में ये बताया जाता है कि क्लैन का हर बच्चा उनकी पर्सनल आर्मी में सर्व करता है, यानी कि पूरा क्लैन माकी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। माकी यहाँ अब ओरा फार्म करते हुए पूरी आर्मी से लड़ती है अकेले में। शी शोज नो मर्सी और जो भी उसके सामने आता है वो उसको अपने ब्लेड के साथ काट कर रख देती है। वो एक टाइम पर 10-10 लड़कों को मार गिराती है। इन द एंड माकी हॉल में अकेले खड़ी होती है और उसके पीछे पूरी आर्मी मरी पड़ी होती है। तो जी हाँ, ये वही सीन है जिसका एनिमे फैंस को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब पूरा हॉल नौजवानों के खून से भर जाता है। अब कैप्टन आगे आता है अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री ऑफ ज़ेनिन क्लैन कॉल्ड द हाई। इनमें जिनीची और 2 और स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं माकी के। वो अपनी नित नई कर्स टेक्निक से माकी पर हमला बोलते हैं, मगर माकी जुनून में सबको मार जाती है। वो उनकी कर्स एनर्जी के अगेंस्ट एक्ट करती है, इवन दो उसके पास अपनी कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं। उसकी रॉ स्ट्रेंथ देखते ही सब उसको टोजी से कंपेयर करते हैं और उसका खौफ खाते हैं, मगर तब तक वो सबको मार गिराती है। वो जिनीची का भी सर कलम कर देती है और उसे समुद्र में फेंकती है। अब हाई का लीडर नाया उसका सामना करते हुए आता है। उसके पिता नाओबिता वाली कर्स टेक्निक है, जिसके जरिए वो आगे होने वाले सीन की 24 फ्रेम्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। वो इसकी मदद से माकी का मूव प्रिडिक्ट करता है और उसे मारने के लिए फुल स्पीड से आगे आता है, मगर माकी नाओबिता को शिबुया इंसिडेंट में लड़ता देखकर उसकी टेक्निक से अच्छे से पहले से ही वाकिफ हो चुकी थी। इसीलिए वो नाया का मूव इन एडवांस प्रिडिक्ट करती है और जो ही वो उसको मारने के लिए उसके पास पहुंचता है, वो उसे इतने जोर से मुक्का मारती है कि उसका पूरा जबड़ा टूट जाता है। अब माकी मेन हाउस में वापस जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को ढूंढकर उसका कत्ल भी करती है, ताकि क्लैन का एक भी बंदा पीछे न बचे। दूसरी तरफ नाया मेन हाउस में रेंगता हुआ वापस आता है, जो कि माकी को गालियां देते हुए दिखाई देता है। माकी की माँ मरने से पहले नाया की कमर में अपना खंजर खोप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एपिसोड के एंड में माकी माई की बॉडी उठाकर उसके स्कूल ले जाती है और उसकी सहेली को सौंप देती है, जो कि माई को मरा देखकर बोर होती है। एंड में स्क्रीन पर न्यूज शो होती है कि पूरा ज़ेनिन क्लैन सस्पिशियसली मारा गया है। पुलिस कातिल की तफ्तीश कर रही है। गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने जुजुत्सु हेडक्वार्टर में अपील की है टू आउटकास्ट ज़ेनिन क्लैन फ्रॉम द मेन 3 फैमिलीज। उनकी ये अपील जुजुत्सु हेडक्वार्टर ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि ज़ेनिन क्लैन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो टू शो सम सपोर्ट एंड गेट अपडेट्स ऑन न्यू जुजुत्सु काइज़न एपिसोड्स एंड हॉरर एनिमे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।